नमस्कार साथियों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। तो जल्दी से आप जुड़ जाइए मेरे साथ। हम लोग बात करेंगे यहाँ पर एक महत्वपूर्ण सेशन की, जिसमें हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे हैं और पॉलिटी में हम पढ़ने वाले हैं नागरिकता के बारे में बात करेंगे कि नागरिकता किस देश के संविधान से प्रेरित है, भारत में कितने प्रकार की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, कौन सी नागरिकता का प्रोविज़न भारतीय संविधान में दिया गया है। ये सारे फैक्ट पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो सभी को राधे राधे, नमस्कार, जय हिंद, राधे कृष्णा। तो जल्दी से आप लोग जुड़ जाएं मेरे साथ। हम लोग बात करते हैं यहाँ हम बात कर लेते हैं भैया। देखिए, हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे हैं और पॉलिटी में जो आज का हमारा टॉपिक है नागरिकता, जिसे हम सिटीजनशिप कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम सिटीजनशिप कहते हैं। आप कहेंगे सर सिटीजनशिप। चलिए आप लोग मेरे साथ जुड़ जाइए कि सर नागरिकता की चर्चा जब होगी तो हमारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर ये बताइए नागरिकता होती क्या है। आप कहेंगे किसी देश में रहने वाले व्यक्ति और उस देश के बीच के संबंध को हम नागरिकता कहते हैं। क्या कहते हैं? नागरिकता। देखिए, नागरिक कौन होगा? ऐसा व्यक्ति जिसे समस्त नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो, वह नागरिक कहलाएगा। मैं भारत का नागरिक हूं, मुझे कैसे पता मैं भारत का नागरिक हूं? लाइव चलिए, बहुत बढ़िया। हाँ जी, हम लोग बात कर रहे हैं। आप लोग सारी चीज़ों को इतना अच्छे से पढ़ते हुए चलें। मैं बहुत आपके लेवल पे बहुत डीप जा रहा हूँ। आप यहाँ पर एसआई वगैरह भी कवर कर सकते हैं। बात आती है सर नागरिकता क्या है, नागरिक किसे कहते हैं। देखिए, नागरिक बोलते हैं ऐसा व्यक्ति जिसे जिसे ना सभी यानी कि समस्त नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो, वो नागरिक कहलाएगा। नागरिकता का मतलब है किसी देश में रहने वाले व्यक्ति और उस देश के बीच का संबंध नागरिकता कहलाता है। क्या कहलाता है? नागरिकता कहलाता है। तो डेफिनेशन ना तो लिखने की आवश्यकता है क्योंकि पूछी नहीं जाती, ठीक है। केवल आपको पता होना चाहिए कि भाई नागरिक किसे कहते हैं और नागरिकता क्या होती है, ठीक है। हालांकि नहीं भी पता होगा तब भी काम चलेगा, क्योंकि आपको एग्जाम में सिर्फ ये पूछा जाता है कि नागरिकता कौन से भाग में है, कौन कौन से आर्टिकल्स में है, किस देश के संविधान से प्रेरित है और कौन सी नागरिकता भारत में चलती है, कितने प्रकार की नागरिकता, कितने प्रकार से नागरिकता ग्रहण की जा सकती है, कितने प्रकार से खत्म की जा सकती है। बस इतनी चीजें आप लोग यहाँ पर पूछी जाती हैं, ठीक है। चलिए, अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि सर ये बताएं, भारत में अगर मैं बात करता हूँ नागरिकता संविधान के किस भाग में दिया हुआ है। अगर भाग या पार्ट पूछ लिया जाए तो आप कहेंगे सर भाग 2। और आर्टिकल्स पूछ लिए जाएं कौन कौन से आर्टिकल्स हैं, तो आप लोग मुझे बताएंगे कि सर 5 से लेकर 11 तक। कितने? 5 से लेकर 11 तक। तो ये सारी चीजें हो गई। बात आती है कि सर ये बताएं कि भैया भारत में जो नागरिकता है ये कहाँ से प्रेरित है, भारत में नागरिकता कहाँ से इंस्पायर्ड है। आप मुझे बताइएगा कि सर कहाँ से इंस्पायर्ड है, हमने किस देश के संविधान से नागरिकता ली है, या नागरिकता का प्रावधान प्रोविजन ऑफ द सिटीजनशिप किस देश के संविधान से लिया है। हाँ जी, आप कहेंगे यहाँ पर आप लोग बात करना, यहाँ पर हम लोगों ने बात करनी है। हाँ जी, संघ और उसका राज्य क्षेत्र 3 क्लासेस हुई थी, उसकी 3 क्लासेस में मैंने खत्म कर दिया है, ठीक है। कुछ नहीं बचाता, बस आप लोग वो चाहे तो वो लिख सकते हैं कि उत्तराखंड कब बना, उत्तरांचल जो था, तेलंगाना कब बना, ये तो जर्नल है, स्टैटिक में भी पढ़ लेंगे हम। बात आती है यहाँ पर इंस्पायर्ड, प्रेरित। तो आप कहेंगे सर नागरिकता भारत में किस देश से प्रेरित है, आप कहेंगे ब्रिटेन से। कहाँ से? ब्रिटेन से, यानी कि फ्रॉम ब्रिटेन। आप मुझे बताइएगा फ्रॉम ब्रिटेन कि भारत की नागरिकता किस देश के संविधान से प्रेरित है, तो आप कहेंगे फ्रॉम ब्रिटेन। अब बात आती है कि सर नागरिकता भारत में कैसी नागरिकता चलती है, आप कहेंगे सर भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। हमारे देश में कैसी नागरिकता है, आप कहेंगे सर एकल नागरिकता है। हमारे देश में एकल नागरिकता का प्रावधान है।
एकल नागरिकता यानी कि सिंगल सिटीजनशिप। अब ये क्या होता है सिंगल सिटीजनशिप, आप लोग मुझे बता सकते हैं सिंगल सिटीजनशिप क्या होता है? एकल नागरिकता, कि भैया भारत में ये एकल नागरिकता का प्रावधान हमने किस देश के संविधान से लिया है? आप कहेंगे सर हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है। देखिए कि अब इसका मतलब क्या है, जैसे अमेरिका है, अमेरिका में दोहरी नागरिकता चलती है, डुअल सिटीजनशिप चलती है, लेकिन हमारे भारत में डुअल सिटीजनशिप नहीं चलती। रीजन क्या है? जैसे मान लो हम भारत में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार किसी भी राज्य के अगर स्थायी निवासी हैं तो हमारे पास जो आधार कार्ड होगा वो वहीं का होगा, ठीक है। और हम कहीं विदेश में जाएंगे तो हमें भारत का आधार कार्ड लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है जी, नहीं पड़ेगी। समझ रहे हैं? उद्देशिका नहीं पढ़ाई? अच्छा, कैसी बात कर रहे हो, आपने पढ़ा नहीं उद्देशिका, मैंने तो कंप्लीट करा दिया, मैंने तो उद्देशिका कंप्लीट करा दिया और हर चैप्टर कंप्लीट करा रहा हूँ, ठीक है, सीक्वेंस वाइज में लेकर चल रहा हूँ। तो आप कहेंगे सर हम बात ये कर रहे थे कि सर जैसे कि मैंने माना कि भाई ये हमारा भारत है, ठीक है, ये हमारा भारत है, और भैया यहाँ पर हम मान लेते हैं कि सर ये महाराष्ट्र है, ठीक है, महाराष्ट्र का निवासी है कोई, तो आधार कार्ड इसके पास यहीं का होगा, महाराष्ट्र का, ठीक है, महाराष्ट्र का होगा। लेकिन जब महाराष्ट्र से ये ब्रिटेन जाएगा, अमेरिका जाएगा, कहीं अन्य देश जाएगा, तो इसे ये भारत की नागरिकता लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि भाई मैं महाराष्ट्र की आधार कार्ड भी ले लूँ, भारत का भी ले लूँ, क्योंकि यही आधार कार्ड हमारी नेशनल आईडी होगी। यह क्या हो जाएगी? नेशनल आईडी हमारी हो जाएगी, ठीक है, नेशनल आईडी हो जाएगी। लेकिन अगर आप अमेरिका में जाते हैं, अगर आप अमेरिका में जाते हैं तो अमेरिका में क्या है, आपको अमेरिका और उसके राज्य, जैसे कि यहाँ पर न्यूयॉर्क है, अमेरिका में न्यूयॉर्क है, ठीक है, क्या है, न्यूयॉर्क है, तो आप कहेंगे सर न्यूयॉर्क, तो न्यूयॉर्क की भी नागरिकता लेनी पड़ेगी, मान लो यहाँ का भी आधार कार्ड बनवाना पड़ेगा और भैया यहाँ का भी, तो दोनों जगह का आधार कार्ड लेना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि दोनों नागरिकता, इसका मतलब अमेरिका में कौन सी? दोहरी नागरिकता चलती है। हालांकि यहाँ पर आधार कार्ड नहीं चलता, यहाँ पर कोई इनका एक आईडी कार्ड होगा, इनका कोई आईडी कार्ड रहा होगा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या चलती है? दोहरी नागरिकता। हमारे भारत में आप कहीं भी चले जाइए, किसी भी जगह चले जाइए, तो वो जहाँ का स्थायी निवासी होगा उसी के पास उसी का आधार कार्ड होगा। ऐसा नहीं है महाराष्ट्र का भी है, बिहार का भी है ना, कर्नाटक का भी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, उसके पास केवल एक ही आधार कार्ड रहा होगा। क्लियर है? तो वही हमारी क्या है? नेशनल आईडी हो जाएगी। चलिए, अब नागरिकता कितने प्रकार से प्राप्त की जा सकती है? आप कहेंगे सर नागरिकता, जल्दी से बताइए, नागरिकता प्राप्त करने के प्रकार, प्राप्त करने के प्रकार कितने प्रकार हैं नागरिकता प्राप्त करने के? तो आप मुझे बताएंगे सर नागरिकता प्राप्त करने के प्रकार आप लोगों ने बताने हैं, नागरिकता प्राप्त करने के प्रकार, ठीक है जी, क्या हो जाएंगे? नागरिकता प्राप्त करने के प्रकार। यहाँ पर आप लोग भैया मुझे बता दें कि सर 5 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं जी? 5 टाइप्स हैं। हाउ मैनी टाइप्स टू गेट सिटीजनशिप ऑफ इंडिया? आप कहेंगे सर 5, कुछ 3 भी बता रहे हैं, कुछ 3 भी बता रहे हैं, जो कि गलत है, केवल 5 प्रकार हैं। कौन कौन से प्रकार हो जाएंगे? मैं एक एक करके लिख देता हूं, फिर हम पढ़ेंगे। एक तो हो जाएगा जन्म से, एक कौन सा है जी? आप कहेंगे सर जन्म से, यानी कि फ्रॉम बर्थ या बाय बर्थ हम कह सकते हैं इसको, फ्रॉम ना लिखकर बाय बर्थ लिख लीजिएगा कि सर एक तो हो जाएगा बाय बर्थ, ठीक है। एक है जी वंश परंपरा से, कौन सा है जी? वंश परंपरा। आप कहेंगे सर वंश परंपरा से हो जाएगा, जिसे हम बोलते हैं वाय डिसेंट, ठीक है जी। आप कहेंगे सर वाय डिसेंट, तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं वाय डिसेंट, यानी कि वंश परंपरा से। एक है जी पंजीकरण से, किससे? पंजीकरण, पंजीकरण मतलब रजिस्ट्रेशन से, ठीक है, पंजीकरण से, यानी कि वाय रजिस्ट्रेशन, ठीक है, वाय रजिस्ट्रेशन। तो हम लोग बात कर सकते हैं किसके बारे में? हम बात करेंगे वाय रजिस्ट्रेशन, तो इसको भी आप लोग लिख लीजिएगा, वाय रजिस्ट्रेशन के बारे में भी बात हो जाएगी। चौथा हम पढ़ेंगे देशीयकरण। क्या पढ़ेंगे जी? देशीयकरण। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं सर देशीयकरण, नेचुरलाइजेशन। आप कहेंगे सर
नेचुरलाइजेशन, नेचुरलाइजेशन, ठीक है। तो आप लोग बता दीजिएगा बाय नेचुरलाइजेशन। एक हो जाएगा भूमि अर्जन, भूमि अर्जन, इसका मतलब क्या है भूमि अर्जन का? तो आप कहेंगे बाय एक्विजिशन, बाय एक्विजिशन ऑफ लैंड, यानी कि बाय एक्विजिशन ऑफ लैंड, ऐसे करके आप लिख सकते हैं ना, एक्विजिशन ऑफ लैंड, ठीक है जी। कि किसी भूभाग को यदि भारत में शामिल किया जाता है, ऐसी स्थिति में उस क्षेत्र में रहने वाले सभी लोग भारतीय नागरिक अपने आप ही हो जाएंगे। अब ये तो सारी चीज़ें हो गई, हम लोग यहाँ पर हर उस पॉइंट को पढ़ रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से, आपके एग्ज़ाम के महत्वपूर्ण पॉइंट से बहुत शानदार है। तो क्या सारे फैक्ट आप लोग लिख लेंगे? सारे फैक्ट आप लोग लिख लेंगे। अब यही चीज़ें मैं आपको पीडीएफ से कराता, ठीक है, पीडीएफ से करा देता, तो वही चीज़ें हो जाती। सर आर्टिकल 4 में कोई प्रस्ताव पारित करने के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति और हस्ताक्षर की जरूरत होती है क्या? देखिए आर्टिकल 4 में क्या होता है, जो भी संविधान बनता है, मैंने आपको बताया था कि 5वां संविधान संशोधन किया गया था 1955 में, और उसमें कहा गया था कि भाग 1 में जो भी आर्टिकल्स दिए हुए उनसे संबंधित यदि कोई प्रस्ताव लाया जाता है तो राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता होती है, राष्ट्रपति से पूछने के बाद ही वो पेश किया जाता है, ठीक है। चलिए यहाँ तक हमने पढ़ना है 5 प्रकार। अब जैसे मैंने ये सारी चीज़ें अगर मैं आपको बताऊं कि भैया कहाँ से कहाँ तक है, कहाँ से लिया गया है, तो ये भैया इसमें मैं पीपीटी या पीडीएफ इसलिए लगाता हूं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय में, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा समझा पाऊँ, है ना। यही तो हम पढ़ते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा समझा पाऊँ। अब मैंने आपको बताया कि 5 प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। मैं हाथ से लिख रहा हूँ, एक तो हाथ से लिखने में समय जा रहा है, मैं आपकी राय भी लूँगा और मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी बताऊँगा कि हमें आजकल स्मार्ट वर्क क्यों करना चाहिए, हम आपने देखा होगा आपके बहुत सारे साथी ऐसे होंगे जो बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं लेकिन वो सेलेक्ट नहीं हो पा रहे। कारण क्या हो सकता है? कारण ये वो आज तक अपने आप को आज की पढ़ाई में ढाल ही नहीं पाए। जो पढ़ाई वो पहले से करते आ रहे हैं उसी को पढ़ रहे हैं, और स्मार्ट वर्क ये कहता है कि आप अपने आप को मॉडिफाई करो, आज की जो जरूरत है उस जरूरत को पढ़ते हुए चलो, तभी तो आपको मजा आएगा पढ़ने में, तभी तो उस चीज में आप लोग पढ़ोगे, मजा लोगे पढ़ते हुए, ठीक है। अगर मैं आपको वैसे ही पढ़ा दूं नॉर्मल, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे सर सब कुछ पढ़ रहे हैं तो उसमें कोई बेनिफिट है ही नहीं। लेकिन समस्या जब आती है जब हम अपने आप को अपडेट नहीं कर पाते, हम अपने आप को मॉडिफाई नहीं कर पाते, हम पुरानी चीज़ों पर चलते रहते हैं, तो हमें अपने आप को स्मार्ट बनाना पड़ेगा, हमें अपने आप को टाइम देना पड़ेगा। जब हम टाइम नहीं दे पाएंगे तो हम स्मार्ट नहीं बन पाएंगे। चलिए बहुत बढ़िया, समझ गए। अब बात आती है कि मैं हाथ से लिखकर पढ़ाता हूं, उसके 2 कारण हैं। एक, हाथ से लिखने में आपको समय ज़्यादा मिल जाता है, ठीक है, और आप लिख लेते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आता है। तो बाकी भैया मैं हाथ से लिखकर ही पढ़ा देता हूं आपको, ठीक है। अब आप जैसे चाहें, ठीक है, अगर हाथ से लिखकर पढ़ना है मैं हाथ से लिखकर पढ़ाऊंगा, इससे साफ तो मैं लिख ही नहीं पाऊंगा, जो कंप्यूटराइज है, ठीक है, लिख कर ही पढ़ा देता हूँ। चलिए अब हमने पढ़ना है, हम बात कर रहे हैं सर हमने यहाँ पर पढ़ना है, तो भैया पहला प्रकार हम पढ़ेंगे कि जन्म से नागरिकता कैसे ली जाएगी। जन्म से, देखिएगा आप कहेंगे जन्म से, बाय बर्थ, ठीक है जी, बाय बर्थ नागरिकता कैसे ली जाएगी, कि बाय बर्थ नागरिकता कैसे ली जाती है। इसका मतलब है कि किसी व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 के दिन या उसके पश्चात भारत में हुआ हो तो भारत की नागरिकता उसे मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन इसके अपवाद हुआ करते थे, जैसे विदेशी राजनयिकों के बच्चे, यदि कोई विदेशी राजनयिक डिप्लोमेट्स भारत में रहता है तो उसके बच्चे भारत में जन्म लेते थे तो उसे भारत की नागरिकता मिल जाती थी। शत्रु के अधीन किसी भूभाग पर जन्मे बच्चे, ऐसे बच्चे जो पीओके, मान लो जैसे पीओके है, पीओके कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर का जो ऑक्युपाइड कश्मीर है वो किसके पास है? पाकिस्तान के पास। तो 1986 तक उस क्षेत्र में जो बच्चा जन्म लेता था वो भारतीय नागरिक हो जाता था।
लेकिन विपक्ष ने इसका विरोध किया। हालांकि संसद ने कानून बनाया 1986 में, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986, और ये कहा गया कि जन्म के आधार पर बच्चे को नागरिकता तभी दी जाएगी जब जन्म के समय माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। यानी किसी बच्चे का जन्म 26 जनवरी 1950 या उसके पश्चात भारत में हुआ हो और जन्म के समय माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो, तभी उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी। समझ गए आप लोग मेरी बात? तो हम लोग यहां पर पढ़ लेते हैं। हम लोग यहां पर पढ़ते हैं कि सर किसी व्यक्ति का जन्म, आप कहेंगे सर किसी व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी, आप कहेंगे सर 26 जनवरी 1950 या उसके पश्चात भारत में हुआ हो। क्या हुआ हो जी? आप कहेंगे सर पश्चात भारत में हुआ हो, ठीक है जी, भारत में हुआ हो, ठीक है। तो उसे क्या मिलेगी? यानी कि ऐसा बच्चा, तो आप कहेंगे अ पर्सन बोर्न इन इंडिया, आप कहेंगे अ पर्सन, ऐसे लिखना इंग्लिश वाले बच्चे, इसको इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे अ पर्सन बोर्न इन इंडिया, कि यदि किसी बच्चे का जन्म बोर्न इन इंडिया कब, आप कहेंगे सर कब जन्म हुआ हो? ऑन 26 जनवरी 1950, ठीक है, ऑन 26 जनवरी 1950, ठीक है। ऑन एंड आफ्टर भी कह सकते हैं, ऑन और आफ्टर, यानी कि ऑन का मतलब है 26 जनवरी को और आफ्टर का मतलब है उसके बाद, आफ्टर 26 जनवरी 1950, तो उसे भारत की नागरिकता मिल जाती थी। लेकिन इसके अपवाद हैं। इसके अपवाद क्या क्या थे? इसके एक्सेप्शन क्या क्या थे? आप कहेंगे सर इसके एक्सेप्शन भी थे। एक्सेप्शंस क्या क्या हैं, अपवाद क्या क्या हैं? तो आप कहेंगे सर इसके अपवाद भी बता दीजिए। मैं पूरा डिटेल बता रहा हूं आप लोगों को, अपवाद क्या हैं। देखिए इसमें क्या होता था, इसका सबसे ज्यादा दुरुपयोग हुआ था 1986 तक। इसमें विदेशी राजनयिकों के भारत में जन्मे बच्चे, आप कहेंगे ऐसे बच्चे जो विदेशी राजनयिकों के थे, विदेशी राजनयिकों लिख सकते हैं कि ऐसे विदेशी बच्चे जो राजनयिकों के भारत में जन्मे बच्चे, उन्हें भारत की नागरिकता मिल जाती थी। भारत में जन्मे बच्चे इन्हें क्या होता था, इन्हें भी भारत की नागरिकता मिल जाती थी, क्योंकि ऊपर लिखा है कि भारत में जन्मे बच्चे, ठीक है जी, जन्मे बच्चे। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? दूसरा पॉइंट ये कहता है कि शत्रु के अधीन, चिल्ड्रन बोर्न इन इंडिया ऑफ फॉरेनर डिप्लोमेट्स, आप यहां पर लिख सकते हैं चिल्ड्रन, आप मुझे बता सकते हैं चिल्ड्रन, ठीक है, चिल्ड्रन बोर्न इन इंडिया, किसके? ऑफ फॉरेनर डिप्लोमेट्स, आप कह सकते हैं सर किसके? ऑफ फॉरेन डिप्लोमेट्स, आप बता सकते हैं जी, ऐसे विदेशी राजनयिक जिनके बच्चे भारत में जन्म लिए हों, आप कहेंगे सर फॉरेन डिप्लोमेट्स, कि उनके बच्चे यदि भारत में जन्म लेते थे तो उन्हें भी भारत की आप कहेंगे सर डिप्लोमेट्स, इन्हें भारत की नागरिकता मिल जाती थी। क्या होता था जी? इन्हें भारत की नागरिकता मिल जाती थी। अब यहां पर आता है शत्रु के अधीन भूभाग पर जन्मे बच्चे, शत्रु के अधीन किसी भूभाग पर जन्मे बच्चे, भारत का यदि कोई भूभाग है शत्रु के अधीन, यदि कोई भारत का भाग है के अधीन भूभाग पर जन्मे बच्चे, भूभाग पर जन्मे बच्चे, अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है बच्चे, इसका मतलब ये, यदि भारत का ऐसा कोई क्षेत्र जो किसी शत्रु के कंट्रोल में है, उस पर कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसको भारत की नागरिकता मिल जाती थी।
आप कहेंगे सर चिल्ड्रन, आप कहेंगे सर चिल्ड्रन बॉर्न इन, आप कह सकते हैं बॉर्न ऑन एनी टेरिटरी, ऑन एनी टेरिटरी, एनी टेरिटरी अंडर एनिमी, अंडर एनिमी, कि किसी एनिमी के कंट्रोल में कोई भूभाग है तो उस पर भारतीय भारतीय भूभाग पर यदि कोई बच्चा जन्म लेता है जो शत्रु के अधीन है, उसे भारत की नागरिकता मिल जाती थी। लेकिन क्या किया गया 1986 में, 1986 में क्या किया गया, एक अधिनियम बनाया गया। और वो अधिनियम क्या बना कि यदि किसी बच्चे का जन्म 26 जनवरी 1950 के दिन होता है तो उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए। यानी कि जन्म से नागरिकता के लिए उसके माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक हो। इसका मतलब है जन्म से नागरिकता के लिए, जन्म से नागरिकता के लिए, नागरिकता के लिए क्या होना चाहिए, नागरिकता के लिए क्या होना चाहिए, नागरिकता के लिए, जन्म से नागरिकता के लिए माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक हो, माता पिता, माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक हो, कोई एक भारतीय नागरिक हो, एक भारतीय नागरिक हो। ये बहुत कंपलसरी है, ठीक है, भारतीय नागरिक हो तभी उसे भैया भारतीय नागरिकता दी जाएगी, नागरिक हो। आप कहेंगे भारतीय नागरिक हो। आप कहेंगे कि फॉर सिटीजनशिप बाय बर्थ आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स इज एन इंडियन सिटीजन। आप क्या बताएंगे फॉर सिटीजन, आप बताइएगा फॉर सिटीजनशिप, फॉर सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, फॉर सिटीजनशिप या फॉर सिटीजनशिप बाय बर्थ, जन्म से पूछा ना, बाय बर्थ, जन्म से नागरिकता के लिए, वर्थ आइदर, माता पिता में से कोई एक, आइदर माता पिता में से कोई एक, आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स, हिज या हर, हिज या हर पेरेंट्स कौन होने चाहिए। आप कहेंगे सर पेरेंट्स इज एन इंडियन, एन इंडियन। चलिए, तो आप कहेंगे सर इन दोनों में से कोई एक माता पिता भारतीय नागरिक हो। ये प्रावधान कब बना है, ये प्रावधान किसके द्वारा किया गया, तो इसके लिए भैया एक संविधान संशोधन करना पड़ा। और वो संविधान संशोधन कौन सा था, इसे हम बोलते हैं नागरिकता, नागरिकता संशोधन अधिनियम, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986, नागरिकता संशोधन अधिनियम कौन सा, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986, जिसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, आप कहेंगे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, अमेंडमेंट एक्ट 1986 के द्वारा ऐसा किया गया, ठीक है, के द्वारा ऐसा किया गया है कि यदि किसी बच्चे का जन्म 26 जनवरी 1950 के दिन या उसके पश्चात भारत में होता है तो जन्म के समय माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक होना जरूरी है। ऐसा कहां पर लिखा है, ऐसा लिखा है जी नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 में। किसमें लिखा है जी ऐसा, आप कहेंगे सर ऐसा लिखा है नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 में। तो आप लोग मुझे बता सकते हैं कि सर ये वाला किस में लिखा हुआ था, कि ये वाला जो प्रावधान है कि यदि किसी बच्चे का जन्म भारत में हो रहा है और जन्म के समय बच्चे के माता पिता में से कोई भारतीय नागरिक होना जरूरी है, ये 1986 में एक संशोधन किया गया था, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986। अब बात आती है कि भाई इसको लागू कब किया गया, तो लागू करने की तो बात ही मैंने नहीं बोली, बात ही मैंने नहीं बोली है, ठीक है। मैंने क्या कहा है कि भैया ये अधिनियम कब बना, 1986 में। हालांकि इसको लागू किया गया था जुलाई 1987, जुलाई 1987, ठीक है, लेकिन कहीं कहीं अगस्त 1987 भी दिया है। तो लागू करने की बात ही मैं नहीं कह रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं कि भैया ये अधिनियम कब हुआ, 1987 में नहीं हुआ, 86 में हुआ भाई। क्या हुआ है जी, 86 में हुआ है, ठीक है जी। चलिए
चलिए भैया, आप लोग समझ ही नहीं रहे। आप लोग क्यों कन्फ्लिक्ट करते हैं? आप कन्फ्लिक्ट क्यों करते हैं कि इसने ये बताया, उसने ये बताया, मैंने ये बताया? आप कन्फ्लिक्ट क्यों कर लेते हैं? आप ये देखो ना कि ये नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 है। भैया, अधिनियम सर ने ही बताया होगा 86, मैं भी 86 बता रहा हूं। मैंने लागू लागू करने ना करने की तो बात ही कोई नहीं की। मैंने लागू करने ना करने की तो बात ही नहीं की है। पता है आप में क्या है? आप कंपेयर करने लग जाते हो चीजों को। कंपेयर मत करा करो, कंपेयर मत करा करो। मैंने यहां पर बताया कि ये जो प्रावधान आया था ये किसके द्वारा किया गया? तो आप कहेंगे सर 1986 में नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 आया, जिसके माध्यम से ये प्रावधान नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 के माध्यम से कहा गया यदि किसी बच्चे का जन्म 26 जनवरी 1950 में हो, 26 जनवरी 1950 को या उसके पश्चात भारत में होता है तो जन्म के समय माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक होना जरूरी है। ठीक है, अब बात आती है अधिनियम लागू कब किया गया? तो ये अधिनियम लागू कब किया गया है? ठीक है, इसको देख लीजिए। तो मैंने कहा कि सर ये जुलाई 1987 में लागू किया गया था। ठीक है भैया, माता की आधार पर होगा 1992 में। हालांकि आपने ये लिख लिया। इसको लागू करने की बात अगर आ जाए तो लागू कब किया गया? 1987 में इसको लागू कर दिया गया है। ठीक है, तो लागू करने की तो बात मैंने कही नहीं, मैंने कहा किस अधिनियम के द्वारा ऐसा प्रावधान किया गया। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। आप लोग इसको पढ़ते हुए चलिए। अब बात आती है कि सर ये हमने पढ़ लिया, अब बात आ जाती है सर वंश परंपरा से। अब हम बात करते हैं सर वंश परंपरा से। देखिए वंश परंपरा क्या कहती है? वंश परंपरा क्या कहती है? वंश परंपरा, यहां पर हम लोग बात करेंगे वंश परंपरा, वाय डिसेंट, या यहां पर हम पढ़ेंगे वाय डिसेंट के बारे में हम बात कर लेते हैं कि सर जल्दी से बताएं। वंश परंपरा ये कहता है यदि किसी व्यक्ति का जन्म भारत के बाहर, आउट ऑफ इंडिया, 26 जनवरी 1950 को या उसके पश्चात हुआ हो। ठीक है, देखिए अ पर्सन born abroad on or after 26 जनवरी 1950, ठीक है, उसके लिए माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक हो। लेकिन यहां पर भी एक संशोधन किया गया, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 कहता है कि सर भारत की नागरिकता वंश परंपरा के आधार पर माता की नागरिकता के लिए तभी दी जाएगी जब नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 हुआ हो। समझो, पिता के आधार पर तो नागरिकता मिल रही है वंश परंपरा से, लेकिन माता की नागरिकता के आधार पर जो नागरिकता दी जा रही है वंश परंपरा के आधार पर वो 1992 से दी जा रही है। क्यों? क्योंकि यहां पर हम बात करते हैं, यहां पर हम बात करते हैं तो आप लोग ऐसे समझें, आप लोग ऐसे समझें कि भैया यदि कोई भारतीय महिला विदेश चली गई, जैसे प्रियंका चोपड़ा है, प्रियंका चोपड़ा कहां चली गई? भारत के बाहर चली गई। ठीक है, कहां चली गई? भारत के बाहर, अमेरिका में उसके बच्चे का जन्म हुआ। अब अमेरिका में जब उसके बच्चे का जन्म हुआ तो भैया उसका पिता कौन है? अमेरिकन है, तो उसके बच्चे को तो भारत की नागरिकता पिता की नागरिकता के आधार पर तो नहीं मिल सकती। हाँ, लेकिन माता की नागरिकता, प्रियंका चोपड़ा की नागरिकता के आधार पर उसे बच्चे को भारत की नागरिकता दिलानी हो तो वंश परंपरा के आधार पर नागरिकता मिल जाएगी। किसके आधार पर? वंश परंपरा के आधार पर नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है, चलिए। हाँ जी, पता है यहां पर आप लोगों को समझना है ये सारे फैक्ट। हालांकि आप में पता है एक प्रॉब्लम क्या आ रही है, आप लोग ना चीजें कंपेयर कर रहे हो, ये शॉर्ट है वो डिटेल है, ये ऐसे है वो वैसे है। भैया जब मैं पढ़ा रहा हूं तो आपके एग्जाम ओरिएंटेड ही पढ़ा रहा हूं, और इतना डिटेल आप चाहो किताबों में भी देख लेना, नहीं मिलेगा। ये बहुत सारी चीजें मैं आपको यहां पर दे रहा हूं, बहुत सारी चीजें मैं आपको डिटेल में दे रहा हूं। आप कहेंगे सर वंश परंपरा क्या कहती है? वंश परंपरा कहती है यदि किसी का जन्म, आप कहेंगे किसी व्यक्ति का जन्म, किसी व्यक्ति का जन्म, किसी व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 या उसके पश्चात
विदेश में हुआ हो, पश्चात, आप कहेंगे सर पश्चात विदेश में हुआ हो, भारत के बाहर हुआ हो। विदेश में कह सकते हैं, भारत के बाहर कह सकते हैं, विदेश में हुआ हो, हुआ हो। तो आप बताइएगा कि सर अ पर्सन, एनी पर्सन कह सकते हैं, एनी पर्सन, एनी पर्सन वॉर्न, वॉर्न अब्रॉड। आप कहेंगे सर कहां पर जन्म हुआ हो, आप कहेंगे सर अब्रॉड में उसका जन्म हुआ हो। ऐसा बच्चा जिसका जन्म भारत के बाहर हुआ हो, कहां हुआ हो, जिसका जन्म भारत के बाहर हुआ हो। अगर उसका जन्म भारत के बाहर हुआ है, कहां हुआ है, अब्रॉड में हुआ है, ऑन और आफ्टर 26 जनवरी, अब्रॉड, ऑन और आफ्टर, ऑन और आफ्टर, आफ्टर 26 जनवरी 1950, तो भैया उसे क्या मिलेगा, तो उसको भारत की नागरिकता दी जाएगी। कैसे, जन्म के समय माता पिता में से कोई भारतीय नागरिक हो, जन्म के समय माता पिता में कोई भारतीय नागरिक हो, के समय माता पिता में, ठीक है, माता पिता में कोई भारतीय नागरिक हो, कोई एक भारतीय नागरिक हो, तभी उस बच्चे को भारत की नागरिकता मिलेगी, भारतीय नागरिक हो। ठीक है, कौन हो, भारतीय नागरिक हो। अब ऐसे मानो जैसे कि मैं अमेरिका चला गया, मेरे बच्चे ने जन्म अमेरिका में ले लिया, मान लो हम बाहर अमेरिका घूमने गए और मेरे बच्चे का जन्म वहां हो जाता है, तो उसको जो नागरिकता मिलेगी वो कैसे मिलेगी भैया, वो तो मेरी नागरिकता के आधार पर मिलेगी ना, क्योंकि मेरे पास क्या है, मेरे पास भारत की नागरिकता है, तो मेरे बच्चे को भारत की नागरिकता दी जाएगी। लेकिन यहां भी भैया क्या किया गया है, यहां भी एक संशोधन किया गया, इसमें भी क्या किया गया, एक नागरिकता संशोधन अधिनियम किया गया। क्या किया गया, नागरिकता संशोधन अधिनियम, संशोधन अधिनियम। आप कहेंगे सर नागरिकता संशोधन अधिनियम, जिसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1992 के नाम से जानते हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 कहता है कि विदेश में जन्मे बच्चे को माता की आधार पर, आप कहेंगे सर विदेश में जन्मे, विदेश में जन्मे बच्चे को माता की नागरिकता के आधार पर, माता की नागरिकता के आधार पर क्या दिया जाएगा, उसे आधार पर भारत की नागरिकता दी जाएगी, भारतीय नागरिकता दी जाएगी। ठीक है जी, कि नागरिकता सिटीजनशिप, आप कहेंगे सर सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी। कि भैया ये जो है माता की नागरिकता के आधार पर, मदर सिटीजनशिप। अब जैसे मैंने अभी आपको बताया कि यदि 1992 से पहले कोई भारतीय महिला किसी विदेशी पुरुष से विवाह कर लेती है और वो भारत की नागरिकता नहीं छोड़ती है, तो उसके बच्चे को, विदेश में जन्मे बच्चे को भारत की नागरिकता नहीं मिलती थी। लेकिन 1992 में यह प्रावधान किया गया, यदि कोई महिला भारत के बाहर जाकर बच्चे को जन्म देती है, तो उसके बच्चे को, चाहे बाप का हो या ना हो, वो एक डजंट मैटर, माता की नागरिकता के आधार पर बच्चे की नागरिकता भारतीय होगी, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। अब बच्चे कह रहे हैं सर ये दोनों एक से हो गए, लेकिन उन्होंने ये नहीं पढ़ा, मैंने यहां पर लिखा था कि जन्मे भारत में, कहां पर जन्म हुआ वो भारत में, और मैंने यहां पर क्या लिखा है, मैंने यहां पर लिखा है विदेश में, यहां लिखा है विदेश में, तो शायद आपको थोड़ा सा ध्यान लगाना पड़ेगा भाई। ठीक है, चलिए अब बात आ गई कि सर इसमें एक नोट डालेंगे, वंश परंपरा के आधार पर अब नागरिकता नहीं दी जाएगी। यहां पर लिखेंगे कि सर 3 दिसंबर 2004 को यह निर्णय लिया गया, 3 दिसंबर 2004 को यह निर्णय लिया गया कि यदि
किसी बच्चे का जन्म विदेश में हो रहा है, भारत के बाहर किसी अन्य देश में हो रहा है, सिटीजन बॉर्न आउटसाइड इंडिया आफ्टर December 3, 2004 विल नॉट बी गिवन सिटीजनशिप ऑन द बेसिस ऑफ बाय डिसेंट। तो उस बच्चे को भारतीय नागरिकता जन्म या वंश परंपरा के आधार पर नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि यदि किसी बच्चे का जन्म अमेरिका में हो रहा है तो वंश परंपरा के आधार पर तभी नागरिकता दी जाएगी जब जन्म के एक वर्ष के अंदर उसे क्या होगा, उसे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। क्या कराना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ठीक है जी। तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 है। ये क्या है? नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992। यहां पर आप कहेंगे सर 3 दिसंबर 2004, 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत के बाहर जन्मे बच्चे को, भारत के बाहर जन्मे बच्चे को वंश परंपरा के आधार पर नागरिकता नहीं दी जाएगी। बच्चे को वंश परंपरा बाय डिसेंट, वंश परंपरा के आधार पर नागरिकता नहीं दी जाएगी। आधार पर नागरिकता नहीं दी जाएगी। आप यहां बताएंगे नागरिकता नहीं दी जाएगी, नहीं दी जाएगी। ठीक है, नहीं दी जाएगी। समझ रहे हैं आप लोग? नहीं दी जाएगी। अब यहां पर हमने पढ़ लिया कि सर नागरिकता नहीं दी जाएगी। आप कहेंगे सर यदि किसी बच्चे का जन्म भारत के बाहर हो रहा है, चिल्ड्रन, आप यहां पर बताइएगा सर चिल्ड्रन वॉर्न आउटसाइड ऑफ इंडिया, आउटसाइड ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के बाहर हो रहा है। आउटसाइड इंडिया यानी कि भारत के बाहर। आउटसाइड इंडिया लिखना, ऑफ मत लिखना, इंडिया। भारत के बाहर यदि जन्म हो रहा है आफ्टर दिसंबर, आप कह सकते हैं आफ्टर, आप कहेंगे सर आफ्टर 3 दिसंबर 2004, 2004 के बाद भारत के बाहर जन्म हो रहा है। ठीक है, तो आप कहेंगे विल नॉट क्या नहीं होगा जी? विल नॉट बी गिवन भारत की नागरिकता, विल नॉट बी गिवन सिटीजनशिप किसके आधार पर? ऑन द बेसिस ऑफ वाई डिसेंट बोल सकते हैं कि सर वाई डिसेंट, कि भैया वंश परंपरा के आधार पर नागरिकता नहीं दी जाएगी, वंश परंपरा के आधार पर नागरिकता नहीं दी जाएगी। तो इसके लिए कंडीशन दे दी, इसके लिए शर्त क्या रख दी कि वंश परंपरा के आधार पर नागरिकता तभी दी जाएगी जब, कंडीशन क्या दे दी? शर्त ये दे दी कि विदेश में जन्मे बच्चे का पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन कहाँ कराया जाए, कि सर यदि किसी बच्चे का जन्म विदेश में हो रहा है 3 दिसंबर 2004 के बाद, तो उसे वंश परंपरा के आधार पर नागरिकता तभी दी जाएगी जब बच्चे का रजिस्ट्रेशन जन्म के 1 वर्ष के अंदर इंडियन एम्बेसी में, भारतीय वाणिज्य दूतावास में या इंडियन कंसल्टेट में कर दिया जाए। ठीक है, आप कहेंगे सर बच्चे के, विदेश में बच्चे, यहां पर ऐसे लिख सकते हैं, बच्चे के जन्म के 1 वर्ष के अंदर, जन्म के 1 वर्ष के अंदर, 1 वर्ष के अंदर विद इन अ ईयर, आप कहेंगे सर विद इन अ ईयर, कि 1 वर्ष के अंदर, विद इन अ ईयर, 1 वर्ष के अंदर क्या कराया जाए? भारतीय वाणिज्यिक दूतावास में, भारतीय वाणिज्यिक दूतावास, वाणिज्यिक, आप कहेंगे सर भारतीय वाणिज्यिक दूतावास, दूतावास जिसे हम क्या बोलते हैं? आप कहेंगे सर भारतीय दूतावास को हम इंडियन कंसल्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी?
इंडियन कंसल्टेट। आप कहेंगे सर इसको हम बोलते हैं इंडियन कंसल्टेट, कंसल्टेट। ठीक है जी, समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात है। यहां पर हम लोग लिख रहे हैं 1 साल के अंदर अंदर हम यहां पर क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन कराएंगे। ठीक है, आप कहेंगे सर यहां पर हमें रजिस्ट्रेशन कराना होगा कि मैं भारत का नागरिक हूं, मेरा बच्चे का जन्म अमेरिका के कैलिफोर्निया में इस हॉस्पिटल में इस तारीख को इतने बजे हुआ था, मैं अपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन करा रहा हूं। अब वो कंसल्टेट क्या करेगा, वो भारत के गृह मंत्रालय को सूचना देगा कि अजीत सिंह का जो बेटा है अविरल, इसका जन्म अमेरिका के कैलिफोर्निया में हुआ है, इतने तारीख को इन्होंने रजिस्ट्रेशन करा दिया। ठीक है, अब भैया जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तब मेरे बच्चे को वंश परंपरा के आधार पर भारत की नागरिकता मिलेगी। यदि अगर मैं रजिस्ट्रेशन नहीं कराता हूं 1 वर्ष के अंदर तो भैया जुर्माना है, तब क्या है, जुर्माना है। ठीक है, हो सकता है भारत की नागरिकता भी ना मिले, हो सकता है उसे भारत की नागरिकता भी ना मिले आदि। धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए यहां तक आप लोगों ने लिख लिया कि 1 वर्ष के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन होगा तभी वंश परंपरा के आधार पर भारत की नागरिकता दी जाएगी। ठीक है जी, चलिए 73वां 1992 अंशुल, भैया तभी तो कहते हैं थोड़ा सा दिमाग से पढ़ना चाहिए। 73वां संविधान संशोधन 1992 वो पंचायत राज से संबंधित है माय डियर। मैं नागरिकता करा रहा हूं, मैं नागरिकता करा रहा हूं, तो आप या तो फिर एक ही क्लास लो। देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरी क्लास मत लो या मेरी क्लास लो, जो फाउंडेशन बैच चल रहा है वो क्लास लो मत लो। अगर आप फाउंडेशन बैच की क्लास ले रहे हो तो सिर्फ वही क्लास लो, ये वाली क्लास ले रहे हो तो ये वाली क्लास लो, वरना आप ना कंफ्यूज होने लग जाओगे, कंफ्यूज होने लग जाओगे। आप वही क्लास ले लो, कोई समस्या नहीं है, रिवीजन कर लो, कोई समस्या नहीं है। भाई सिलेक्शन से मतलब है, आपका सिलेक्शन होना चाहिए। ठीक है, आपका सिलेक्शन होना चाहिए, यहां से हो जाए वहां से हो जाए कहीं से भी हो जाए, आपका सिलेक्शन होगा उतनी ही खुशी होगी, है ना। अगर आप भैया दोनों तरफ वो जाओगे ना तो आपके अंदर कन्फ्लिक्ट आने लग जाएगा, विरोधाभास आने लग जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ते हुए चलो। ठीक है भैया, चलिए यहां तक आपने लिख लिया। अब हम बात करेंगे, सर ये चीजें हमने पढ़ ली, अब हम बात करने वाले हैं किसके बारे में हम बात करेंगे। आप कहेंगे सर वंश परंपरा हुआ, पंजीकरण से तीसरा प्रकार क्या था, पंजीकरण। आप कहेंगे सर वाय रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण क्या कहता है, आप मुझे बताइएगा सर। पंजीकरण, पंजीकरण से वाय रजिस्ट्रेशन से जो नागरिकता मिलेगी वो कैसे मिलेगी, वाय रजिस्ट्रेशन। ठीक है जी, रजिस्ट्रेशन की अगर मैं बात करूं माय डियर, तो आप कहेंगे सर रजिस्ट्रेशन के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। और इसमें क्या है, इसमें भैया आप कह सकते हैं कि यदि कोई विदेशी व्यक्ति कहेंगे कोई विदेशी व्यक्ति स्वेच्छा से भारत की नागरिकता लेना चाहता है, यदि कोई विदेशी व्यक्ति अपनी मर्जी से भारत की नागरिकता लेना चाहता है तो उसे पंजीकरण करना पड़ेगा। या ऐसा व्यक्ति जो भारत में जन्मा हो लेकिन भारत के बाहर निवास करता हो तो उसे भारत की नागरिकता तभी मिलेगी जब वो भारत में रजिस्ट्रेशन कराएगा। या कोई ऐसी विदेशी महिला जो भारतीय पुरुष से विवाह कर चुकी है, ठीक है, या करने वाली है, तो उसे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा तभी उसे भारत की नागरिकता मिलेगी। तो आप कहेंगे सर ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म भारत में हुआ हो लेकिन वो भारत के बाहर रहता हो, अ पर्सन बॉर्न इन इंडिया बट रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया, भारत के बाहर रहता है। विदेशी महिला जो भारतीय पुरुष से विवाह कर चुकी है, फॉरेन वुमेन हु इज मैरिड टू एन इंडियन, ठीक है, भारतीय पुरुष से विवाह कर चुकी है तो उसे भारत की, अनुज कह रहे हैं इतना डीप क्यों पढ़ा रहे हो, ये डीप पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये पढ़ना पड़ेगा क्योंकि कभी कभी यहां से क्वेश्चन बन जाते हैं, इसलिए मैं डीप पढ़ा रहा हूं। ठीक है, और मैं इतना बहुत ज्यादा डीप नहीं लेकिन पूरा डिटेल में मैं आप लोगों को सारी चीजें देता हुआ चल रहा हूं। ठीक है भैया, चलिए यहां पर हम लोग पढ़ रहे हैं। आप कहेंगे सर, आप कहेंगे ऐसा व्यक्ति, यहां पर हम लिख रहे हैं ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म भारत में हुआ हो, जिसका जन्म भारत में हुआ हो, कहां हुआ हो, भारत में हुआ हो। ठीक है, भारत में जन्म हुआ है लेकिन भारत के बाहर निवास कर रहा है, लेकिन भारत के बाहर, आप कहेंगे भारत के बाहर। ठीक है जी, क्या कर रहा है, भारत के
बाहर निवास कर रहा हो। क्या कर रहा हो जी? निवास कर रहा हो। ठीक है, निवास कर रहा हो। जन्म तो भारत में हुआ था लेकिन वो भारत के बाहर रहता हो। ठीक है, अ पर्सन, आप ऐसे भी लिखना इंग्लिश में, आप लिखना भैया अ पर्सन वॉर्न इन इंडिया, वॉर्न इन इंडिया। ठीक है, वॉर्न इन इंडिया बट रिसाइडिंग, आप कह सकते हैं कहाँ रह रहा है वो? रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया। रिसाइडिंग, आप कहेंगे सर उसका निवास कहाँ पर है, तो आप बताइए मुझे क्या कहेंगे? रिसाइड, तो आप भैया जल्दी से बताइए। रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया। ठीक है, वो भारत के बाहर निवास कर रहा हो। क्लियर? एक पॉइंट ये हुआ। दूसरा पॉइंट ये हुआ, पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये, विदेशी महिला। आप कहेंगे विदेशी महिला। ठीक है, जैसे मान लो कोई विदेशी महिला है। ठीक है, मान लो युगांडा की कोई महिला है टिंडा, और वो राहुल शर्मा सर से शादी करना चाह रही है। ठीक है, अब जब वो राहुल शर्मा सर से शादी करना चाह रही है तो उसे भारत की नागरिकता किस आधार पर मिलेगी? उसे नागरिकता तभी दी जाएगी जब राहुल शर्मा सर गृह मंत्रालय को पत्र लिखें कि भैया जो युगांडा की महिला है टिंडा, उससे मैं शादी कर रहा हूं और वो भारत में पिछले 5 से 7 साल तक भारत में रह रही है, तो भैया गृह मंत्रालय एक पंजीकरण करेगा, एक रजिस्ट्रेशन देगा। उसके बाद जो युगांडा की महिला थी, काली सी सुंदर सी, जिसका नाम था टिंडा, वो भैया भारत में राहुल शर्मा सर की वाइफ बनेगी, तो उसे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए, समझ गए आप लोग? विदेशी महिला भारतीय पुरुष से क्या कर चुकी हो? पुरुष से विवाह कर चुकी हो। क्या कर चुकी हो जी? विवाह कर चुकी हो या करने वाली हो, या करने वाली हो, तो उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है, आप कहेंगे सर फॉरेन महिला या फॉरेन वुमेन, आप कहेंगे सर यहां पर लिख रहा हूं मैं, आप मुझे बताइएगा फॉरेन, फॉरेन की स्पेलिंग ये होती है ना भैया? चलिए, ये होती है वुमेन। कोई विदेशी महिला वुमेन क्या कर रही है जी? तो आप कहेंगे विदेशी महिला हु इज मैरिड। किससे मैरिड कर रही है? तो आप कहेंगे राहुल शर्मा सर से। ठीक है। मुझे मारेंगे बहुत अगर पता चल गया राहुल शर्मा सर को मैं ये बोल रहा हूं। मैरिड अबाउट कर चुकी हो, अबाउट टू मैरिड, और अबाउट टू मैरी, या करने वाली हो। मैरी एन इंडियन। ठीक है जी, एन इंडियन। चलिए, यहां पर हमने लिख लिया, लेकिन इसके लिए कंडीशन दी हुई है। इसके लिए एक कंडीशन दी हुई है, और वो कंडीशन क्या दी हुई है? इसके लिए कंडीशन दी हुई है कि भैया कंडीशन यहां पर आप लोग पढ़ सकते हैं कि कंडीशन क्या दे दी मेरे लाडलो। आप कहेंगे सर यहां कंडीशन ये दे दी कि ऐसी महिला जो भारत में विवाह करना चाहती है, ऐसा पुरुष जिसका जन्म भारत में हुआ हो, उसे भारत में निवास कितना करना पड़ेगा? इन्हें निवास, रिसाइडिंग, कितने दिन तक इन्हें रिसाइड करना पड़ेगा या निवास, डोमिसाइल करना पड़ेगा, रहना पड़ेगा 5 से 7 वर्षों तक। 5 से 7 वर्षों तक भारत में रहें। ठीक है, भारत में रहें, और जिस दिन आवेदन कर रहे हैं, एप्लीकेशन लगा रहे हैं, आवेदन कह सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कह सकते हैं, जिस दिन ये रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं ना, रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, तो रजिस्ट्रेशन के 1 साल से पहले वो भारत में रह रहे हैं, 1 साल से लगातार, रजिस्ट्रेशन के 1 वर्ष पूर्व से, 1 वर्ष पहले से, बस छोड़ रहा हूं, पहले से भारत में रह रहे हो। कहाँ रह रहे हो? भारत में रह रहे हो। ठीक है जी। चलिए, तो इस आधार पर रजिस्ट्रेशन मिलेगा, और गृह मंत्रालय भैया, गृह मंत्रालय एक सर्टिफिकेट देगा जिससे भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है, अब इससे आगे बच रहा है उससे हम कल कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अभी राहुल शर्मा सर की क्लास है।
चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बस यही कहूँगा कि एक ही क्लास को प्रेफर करो, ठीक है, एक ही क्लास से नोट्स बनाओ ताकि आपको ज़्यादा रिवीजन करने में मज़ा आए, ठीक है। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।